केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1407 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा 50 राजमार्गों को जल्द घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। विधानसभा में पुलिस विभाग की 82 अरब 50 करोड़ 74 लाख 13 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा निर्बाध एफआईआर व्यवस्था से कमजोर वर्ग को मिला है न्याय। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश सरकार पर किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और बढ़ते महिला अत्याचार के मामलों को लेकर उठाए सवाल। कहा 4 राज्यों में भाजपा बनाएगी सरकार। प्रदेश में मौसम फिर बदला। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। नमस्कार, दोपहर 12 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ और बुलेटिन की शुरुआत 5 राज्यों में जारी मतगणना के अपडेट के साथ। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर चुनावों के लिए मतगणना जारी है। मतगणना के शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। चुनाव मतगणना में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड तो इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव की जो बड़ी तस्वीर रुझानों में दिख रही है, और ये अवध रीजन दिख रहा है कि 5 में से 4 में बीजेपी। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से आपको दे दें, गोवा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी तरफ उत्तराखंड में भी भाजपा पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। ये 2 इस वक्त की अहम खबरें हैं जिस पर सबकी निगाहें लगी। यहाँ पर जो है रुझान देखिए मणिपुर के बारे में, मणिपुर के बारे में तमाम डिटेल बता रहे हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 1, एनपीपी 1, एनपीएफ 5 और अन्य के खाते में 3 सीटें। ये हम बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र की। और अगर घाटी क्षेत्र की बात करें मणिपुर की, तो वहां बीजेपी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 9 सीटों पर फिलहाल वहां पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 4 सीटों पर, एनपीपी 4 पर, एनपीएफ का वहां खाता नहीं खुलता दिख रहा। अन्य जो है वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1407 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पर्यटन, कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राजस्थान और हरियाणा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़कें सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसी सोच को ध्यान में रखकर प्रदेश में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। विधानसभा में कल सदन ने पुलिस विभाग की 82 अरब 50 करोड़ 74 लाख 13 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के 3500 पद बढ़ाए गए हैं। इससे कांस्टेबल की पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसमें राजस्थान के कार्यकर्ताओं की भी मेहनत रही। इस मौके पर उन्होंने किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार सहित बढ़ते महिला अत्याचार के मामलों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट हम जीतेंगे और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े मत के परसेंटेज में वृद्धि होने वाली है। यहाँ राजस्थान से बहुत सारे कई कार्यकर्ता हमारे उत्तर प्रदेश गए, वहाँ पे उन्होंने काम भी किया प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में। और पंजाब में भी जाकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ता की आज बैठक थी, उनके अनुभव भी साझा किए गए। उन सभी कार्यकर्ता जो राजस्थान के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं,
उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आप घोषणावीर मत बनिए, आप जो हकीकत में है उसको काम करके दिखाइए, उन्हीं की घोषणा करिए। और सरकार बनने से पहले जो आपने घोषणा की थी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए जो किया था, उन घोषणाओं को आपने कितना क्रियान्वित किया है, उस क्रियान्वित का आप बताने का काम करिए। केवल आपके फर्जी आंकड़े और फर्जी डाटा से काम नहीं चलेगा। और जो आप आगे घोषणा कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ फंड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, फ्रॉम वेयर इट विल कम, वेदर यू हैव प्रोवाइडेड इन बजट और नॉट, ये चीज़ उसको बताने का काम करना चाहिए। और कल का दिन यहाँ के कार्यकर्ता, पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शुभ दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों पर विरोधाभासी टिप्पणी को लेकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है। कल संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पुलिस विभाग की अनुदान मांग पर बहस के दौरान दुष्कर्म मामलों पर विरोधाभासी टिप्पणी कर दी थी। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए केंद्र परिवर्तित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मिश्र कल राज्यपाल सलाहकार मंडल की ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर विकास को गति देने के लिए राजभवन स्तर पर जनजातीय प्रवर्तन एकक का गठन किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को संबंधित पत्र में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अधिकतम आयु मापदंड हटाने के लिए कहा है। और अब बात कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आती जा रही है। कल संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। देश और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 5 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा को पहली और 4 करोड़ 43 लाख से अधिक को दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में कल से सरकारी विद्यालयों में दोबारा मिड डे मील की शुरुआत हो गई है। कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी स्कूलों में पका हुआ खाना बच्चों के लिए अब मिलने लगा है। कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था और सूखा राशन बच्चों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर जगदीश नारायण मीणा ने बताया कि जयपुर जिले के 3689 सरकारी स्कूलों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो गया है। जयपुर जिले में 3689 स्कूल हैं प्रारंभिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के, उसमें लगभग 3,47,481 का नामांकन है। और आज से हमने पूरे जयपुर जिले में भोजन व्यवस्था पकाने की, आज की जो रिपोर्ट है लगभग पूरे जयपुर जिले में सभी जगह सभी विद्यालयों में पोषाहार वितरित हुआ है। कोविड की वजह से जो 2 साल से बच्चों को पका हुआ खाना खिलाया नहीं जा रहा था, राजस्थान के सभी बच्चों को सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास के जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन वापस से खिलाना शुरू हो गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले के मैनपुरा स्थित ग्रामीण महिला विद्यापीठ में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत की थीम पर प्रदर्शनी का शुभारंभ दौसा सांसद जसकौर मीणा और लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने किया। प्रदर्शनी के दौरान कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। क्विज कॉन्टेस्ट में सफल छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में भारत को आज़ाद कराने वाली शख्सियतों के साथ साथ केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी प्रदर्शित की जा रही है।
हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुर्बानी दी है उसकी जानकारी जो है यूथ तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताएंगे तो उनको प्रेरणा कैसे मिलेगी। जो हम एक नए भारत की सृजन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नए भारत का सृजन करना चाहते हैं, वो इन्हीं यूथ के कंधों पर है और वो तभी सक्सेसफुल होगा जब उनकी जो उनको जानकारी है, कंट्रीब्यूशन की जानकारी है, बलिदान की जानकारी वो मिले। साथ ही इस एग्जीबिशन में हमने कोशिश की है कि 1947 के बाद जो हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं उनको भी यहाँ दर्शाया गया है। ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है और आज के समय की आवश्यकता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को आज़ादी में शहीद होने वाले, आज़ादी के महानायक, आज़ादी कैसे मिली, इन सब व्यवस्थाओं को, इन सब जानकारियों को इन बच्चियों को मिलेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। और इस देश के अमृत महोत्सव के दौरान हर बच्चे को, हर युवा को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर ग्रामीण को ये जानकारी होनी चाहिए कि आज हमारा देश किस तरह से प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है। और अमृत महोत्सव जिसे हम 75 वर्ष की आज़ादी की सीमा मानकर जो आज पिछला देख रहे हैं कि प्रगति कितनी हुई, आज देश कहाँ है, इन सब की जानकारी भी इनको मिलनी चाहिए। और अब पर्यटन क्षेत्र को राहत देने वाली खबर। कोरोना के मामलों में कमी के बाद जयपुर के पर्यटन स्थलों पर फिर से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और हवा महल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर काफ़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। जंतर मंतर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में पर्यटकों की संख्या 1000 के आसपास थी, जो अब बढ़कर रोजाना 3000 तक पहुंच गई है। वहीं आमेर महल में भी रोजाना आने वाले पर्यटकों की संख्या 3500 के करीब हो गई है। जनवरी के बाद में, जैसे जनवरी में 1000 के करीब पर्यटक आ रहे थे, तो अब फरवरी से उनकी संख्या लगभग 2500 से 3000 के आसपास हो गई है। प्रतिदिन यहाँ पर हमारे विदेशी पर्यटकों की जो संख्या में लगभग 20 के करीब का एवरेज आ रहा है और इससे मतलब जनवरी के मुकाबले फरवरी में आय में भी इजाफा हुआ है और पर्यटकों में इजाफा हुआ है। अब संभावना ये है कि जैसे बाहर की अगर फ्लाइटें खुल जाती है तो और भी पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी और जैसे बच्चों की छुट्टियां आएगी तो उसमें भी पर्यटकों के आगे आने की संभावना है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, ये बहुत सुंदर है। यहाँ जयपुर में जयपुर की खूबसूरती बहुत सुंदर है। यहाँ पे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को और यहाँ पे बहुत सारी देखने लायक जगह है, सुंदर है। कोरोना के बाद में सब कुछ अभी ओपन हुआ है और ठीक है, माहौल भी सही है घूमने। आप सब लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे जयपुर में। बहुत अच्छी जगह है जयपुर। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी कल हम दिल्ली से आए थे जयपुर घूमने के लिए, तो कल जंतर मंतर वगैरह घूम के आए। अब कोरोना काल के बाद से सब कुछ अभी ओपन हुआ है, इससे पहले तो सब कुछ बंद ही था एक तरीके से। और बहुत अच्छी अच्छी जगह है जयपुर में, जैसे आमेर हुआ, जंतर मंतर हुआ, नाहरगढ़ हुआ, सब जगह घूम के आए। अल्बर्ट हॉल भी बहुत अच्छा लगा, अभी म्यूजियम देख के आए अंदर से। हम लोग मुंबई से आए हैं, कोरोना के बाद अभी हम लोग आए हैं काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पे राजस्थान में ये जंतर मंतर देखने आए और अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। जी, मैं मुंबई से आई हूँ। कोरोना के बाद काफ़ी पाबंदियों के बाद हम इस वक्त जंतर मंतर आए हैं। काफ़ी अच्छी प्लेस है, काफ़ी वेधशाला में काफ़ी प्राचीन यंत्र रखे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइकॉनिक प्लेस है, जयपुर सुना है, मिलके भी प्लेस को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थान ललित कला अकादमी और रविंद्र मंच सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में 22वें कला मेले की शुरुआत हो गई है। रविंद्र मंच परिसर में लग रहे इस मेले में 107 स्टॉल्स पर प्रदेश के 500 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करना है।
हर वर्ष कला मेला, कला प्रदर्शनियाँ लगती रहती थी, लेकिन कोविड के कारण ये कला और संस्कृति की गतिविधियाँ, संगीत की गतिविधियाँ बंद सी हो गई थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल धीरे धीरे अपना एक तरह प्रकोप समेट रहा है, तो हम लोग अपनी कला और संस्कृति की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कला मेला उसी का एक अंग है। 9 तारीख से लेकर 14 मार्च तक करीब 500 कलाकारों द्वारा 107 स्टॉलों के माध्यम से कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग इस साल के बजट में 5 लाख और अगले साल के बजट में 5-5 लाख की कलाकृतियाँ विभिन्न कलाकारों की सरकार की तरफ से खरीदेंगे। 3 आदमियों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है और कुल मिलाकर के इन कला मेलों के माध्यम से हम चाहते हैं कि नए जो हमारे कलाकार हैं वो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी पहचान बना सकें। होली के त्योहार के नज़दीक आते ही शेखावाटी क्षेत्र में अनूठे गींदड़ लोक नृत्य को यहाँ के गली मोहल्लों में देखा जा सकता है। देश विदेश में गींदड़ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पिछले 100 वर्षों से गींदड़ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यहाँ गींदड़ विकास समिति लोक कलाकारों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इस नृत्य में गाने और नगाड़े की धुन पर नृत्य किया जाता है। चारों तरफ गोल घेरे में सजावट होती है और बीच में नगाड़े वाले और लोकगीत गाने वालों के लिए जगह छोड़ी जाती है। होली पर चांदनी रात में इस गींदड़ नृत्य पर रमते लोगों और कलाकारों की मौज मस्ती देखते ही बनती है। होली के दिनों में गींदड़ और चंग नृत्य जो होते हैं वास्तव में शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत हम इसको कह सकते हैं। सामाजिक समरसता का सवाल हो, सांस्कृतिक एकता की बात हो, गींदड़ और चंग केवल नृत्य ही नहीं है, मनोरंजन के नृत्य ही नहीं है, लेकिन ये सांस्कृतिक विरासत इसलिए है कि सामाजिक समरसता बनती है, समाज का हर वर्ग इससे जुड़ता है। और लक्ष्मणगढ़ में जो सदाबहार मोहल्ला गींदड़ कमेटी है वो इस वर्ष अपना शताब्दी समारोह आयोजित कर रही है। इस नृत्य स्थल पर, ये जो गींदड़ का चौक है, इस नृत्य स्थल पर पिछले 100 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और इसका जो अपन गोल्डन एरा कह सकते हैं, जो स्वर्णिम काल था, वो था 60 और 70 का दशक। उस समय करीब इतने कलाकार इसमें जुट जाते थे कि एक राउंड में के बजाय 3-3 राउंड एक साथ चलते थे। और गींदड़ में जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक नंगारा जो वादन होता है, नंगारा बजाते हैं, वो उसकी एक खास विधा है और उस विधा के ऊपर ही सारा वो केंद्रित रहता है नृत्य। तो नंगाड़ा वादन करने वाले ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर रहे हैं। इस बार हम शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। हमारे चौकान में गींदड़ के ये कार्यक्रम होते हुए 100 साल हो गए हैं। 100 साल से भी ऊपर है, पर हमको 100 साल का आइडिया, तो हम ये शताब्दी समारोह इस बार कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम 11 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और 17 तारीख तक हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इसमें हमारी लोकल कलाकार, बाहर की पार्टियाँ सभी आएगी और वो अपना प्रदर्शन करेगी। गींदड़ का ऐसा है कि हमारे यहाँ 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ गींदड़ का होते। 73 साल का तो मैं हो गया हूँ और 50 साल से तो बराबर कंटिन्यूस 60 साल से तो कंटिन्यूशन मैं देख रहा हूँ। लोग कलाकार आते हैं, अच्छे अपने अपने सांग में आते हैं, अच्छी अपने उत्साह के साथ और खूब आनंद लेते हैं, खूब नाचते कूदते हैं। और हमारा यही रहता है कि हम आगे इसको हमेशा के लिए भविष्य में चालू रहे ऐसे ही। मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं यहाँ पे लगभग 18 साल से इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। भाई कमल व्यास जी जो इस बार अध्यक्ष है, इनके 2-3-4 सालों से इनके सानिध्य में अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इस बार शताब्दी समारोह हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। 7 दिन का आयोजन होगा। 7 दिन के आयोजन में जगह जगह से पार्टियाँ बुलाई जा रही है। डब का प्रोग्राम होगा, छोटे बच्चे होंगे, लड़कियाँ लड़के सभी इसमें विचित्र वेशभूषा में बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम लगभग 100 सालों से जो हमारे पापा दादाजी जो सभी थे ना, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे थे। और इसमें बड़े बड़े चौक जो बोलते ना, सुबह रात की 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये प्रोग्राम मैंने भी देखा। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जब भी गींदड़ का प्रोग्राम होता है तो हम इधर वो फौजिया से इधर आते हैं। हम देखने के लिए बहुत वैसे उत्साही रहते हैं। तो इधर का गींदड़ समिति है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है
इसीलिए देखने के लिए आई, पर बाहर से ही आता हूँ। सऊदी अरब रहता हूँ, 18 साल हो गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, गिंदड़ समिति एकदम अच्छा प्रोग्राम देता है इधर। और अब देखते हैं मौसम समाचार। प्रदेश में बुधवार को फिर से कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश प्रतापगढ़ में 56 मिलीमीटर और राजसमंद कुंभलगढ़ में 53 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के समाचार हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका असर पिछले 24 घंटों से ही साउथ राजस्थान के ज़िलों में देखने को मिल रहा है। आज सबसे ज़्यादा बारिश यदि बात करें तो प्रतापगढ़ में 56 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा राजसमंद में भी 53 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। यानी आज 9 मार्च को स्पेशली उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के ज़िलों में दोपहर के बाद एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज़ हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हो सकती है। साथ ही साथ कहीं कहीं हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर संभाग के बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों में कहीं कहीं दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। शेष सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। तो कुल मिलाकर 10 मार्च के बाद राजस्थान में मौसम अगले 5-6 दिनों तक ड्राई रहेगा। और आइए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में मतगणना जारी। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1407 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा 50 राजमार्गों को जल्द घोषित किया जाए राष्ट्रीय राजमार्ग। विधानसभा में पुलिस विभाग की 82 अरब 50 करोड़ 74 लाख 13 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से हुई पारित। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा निर्बाध FIR व्यवस्था से कमजोर वर्ग को मिला है न्याय। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश सरकार पर किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और बढ़ते अत्याचार के मामलों को लेकर उठाए सवाल। कहा 4 राज्यों में भाजपा बनाएगी सरकार। और प्रदेश में मौसम फिर बदला। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।